कश्मीरी के लोग हैं, कश्मीरी, हाँ, जो कश्मीर में रहने वाले हैं, उनके साथ में सेना के जवान जो है उन्होंने रेप किया और तमाम ऐसी चीज़ें, उस पर आप क्या? देखिए, ऐसे जो हैं वो उनका जो बोलने वाले हैं वो एक पॉलिटिकल लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाना था। तो आरोप लगाते हैं कि कपड़े तक धुलवा देते हैं और कहीं ना कहीं बूट पॉलिश से लगाकर तमाम ऐसे आरोप जो लगते रहते हैं, ये क्या इसमें कुछ सच्चाई है इस प्रकार की? जैसे मैं आप बार में जब रहते हैं तो कोई है ऐसा, कोई लेडीज़ ऐसा होगा, यहाँ पर भी नहीं, बड़े स्तर पर भी हम सोचते हैं कि अपने जो है पर्सनल कपड़े जो होते हैं वो किसी अन्य को हाथ में पकड़ा दें। साहब, उनकी पेमेंट जो है 2-2 लाख रुपए तक है। वॉशिंग मशीन, तो वो इतने महंगे, जो मतलब इतना बड़ा सैलरी लेने वाले लोग जो हैं वो क्या वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकते? कार्य तो करना पड़ेगा साहब जी, कार्य कोई कुछ ना कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा। वो अफसर साहब जो है अपना सब्जी लाकर यदि आपने घर पर दे दिया है, बोल रहा हूँ ना कि सब सही होते हैं क्या? सभी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो कहीं एक आध जगह ऐसा हो गया होगा मामला, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। अच्छा, ऐसे में जो सारे लोग आरोप लगाते हैं कि नौकरी पाने के लिए सेना में पैसे दे करके लोग लड़के जाते हैं, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, जो जितने भी लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं और वो जो बोल रहे हैं, तो हाँ, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उन लोगों के भी, जैसे बुरहान वानी बहुत बड़ा नाम है, बड़ा नाम टेररिस्ट में, तो उन्होंने बड़ा नाम बना दिया वहाँ पर। अब वो था कौन? पाकिस्तानी तो था नहीं, वो था हमारे ही देश का बालक था। तो ऐसे उसमें खूब हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, हमारी सब कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम पूरा अंदर भी है, आर्मी के अंदर भी है। तो वो समय समय पर हमें बताते रहता है कि किस चीज़ के लिए हमें परिपक्व होना है। हमारे बड़े अफसर्स जो हैं वो उस प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। और जैसे कि हमें अंदाज़ा था कि ऐसा कोई अटैक होगा, ऐसी कोई चीज़ें होंगी, तो हमने 1988 में बोफोर्स का परचेस किया जी। और वो कारगिल के युद्ध में खूब काम आई और वहाँ पे जो है तुर्क की इक्की की तरह, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इंदौर में बता दें आपको कि मैं बेटमा में मौजूद हूं, और बेटमा नाम बहुत ही प्रचलित है। गुरु एक पद चिन्ह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ऐसे पावन स्थान पर आप देख सकते हैं कि पीछे पृथ्वी सैनिक स्कूल बेटमा, और इसे जो बड़ा नाम में अगर कहें तो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पूर्व में सैनिक रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो देशभक्ति है उसकी एक आस्था दिखती है। यहाँ पर उनकी देशभक्ति के प्रति जो लगन है वो दिखता है। यहाँ पर देशभक्ति के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करने के प्रति जो रुझान है वो दिखता है। उनका नाम जो है सीधा हम आपको मिलवाएंगे भी, दिखाएंगे भी, और चर्चा भी करवाएंगे कि क्या पूरी कहानी रही है, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे कैसे करके आज उन्हें इतना बड़ा पीढ़ी परिवार बना दिया, और सैकड़ों से ज्यादा आर्मी के अंदर सिलेक्शन दे चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि आर्मी फैक्ट्री है, और उस आर्मी फैक्ट्री के अंदर आज हम मौजूद हैं और सीधा मिलवाते हैं आपको एक ऐसे इंसान से जिन्होंने एक नया नारा ही बदल दिया, और कहीं ना कहीं बता दिया आपको कि रिटायरमेंट के बाद में जो संकल्प उन्होंने लिया था कि ज्यादा से ज्यादा देश के प्रति युवाओं को खड़ा कर देंगे, पूरा जीवन लगाने वाले में है। आइए सीधा मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। स्वागत है भैया जी। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? समरस भारत का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ इस कर्मभूमि में पधारे। और मैं बता दूं कि इंदौर यहाँ से सटा हुआ है, 30 किलोमीटर की दूरी है, और ये अपना जो क्षेत्र पड़ता है ये बेटमा है। और बेटमा कहीं ना कहीं बता दें कि पहले, अभी तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं यहाँ पे, औद्योगिकरण हो गया है, लेकिन इसके पहले ग्रामीण परिवेश हुआ करता था। उसके बीच में आप निकल करके 2006 के समय पे बता रहे हैं आप आपने आर्मी ज्वाइन करी, तो उसमें बताइए कि किस प्रकार से आपका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा और क्या पिताजी जो हैं ऐसे अपना सफ़र तय किया? जैसे कि आपने बताया, मतलब जैसे कि आपका प्रश्न है कि इनिशियल स्टार्ट जो मेरा एक मतलब शुरुआती दौर रहा, तो शुरुआती दौर थोड़ा सा ख़राब सा क्योंकि 98 में क्या हुआ, पिताजी एक्सपायर्ड हो गए, और ड्यू टू मतलब कैंसर के कारण हुए। तो कैंसर के से हुआ कि हमारे पास में जो भी पिताजी अर्निंग कर रखी थी, तो वो सारी की सारी जो है वो दवाइयों में और उनके इलाज में चली गई वहाँ पर। तो और फिर उसके बाद में सब कुछ करने के बाद भी फिर पिताजी जो है नहीं बचे, और फिर 98 में आके एक्सपायर्ड हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पर एक प्रहार था। और साथ ही साथ जो है 2 छोटे भाई हैं, तो उनको भी थोड़ा सा था। माताजी जो हैं इतना किसी चीज़ में कुशल नहीं थे, किसी कार्य में, तो कि वो हमें चीज़ें कर सकें। तो मुझे बचपन से ही कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ी, जो भी छोटे छोटे टास्क मैंने कहीं पर भी जाके करता रहा, काम करते रहा, उसकी वजह से फिर हमारा आगे जीवन चलता रहा। 2003 में मुझे पता लगा कि अब भारतीय सेना के लिए जो है बहुत कम उम्र में जाया जा सकता है।
मुझे पता था कि किसी भी शासकीय सेवा में जाने के लिए 18 वर्ष चाहिए होता है, मगर जब भारतीय सेना के लिए देखा गया तो वहाँ पे 16.5 से ऊपर भी, यानी आज जो उम्र है वो 17.5 है, बट पहले जो 16.5 और इस उम्र में भी वहाँ पर आपको भर्ती रैली देखने दिया जाता था। तो मैंने वहाँ पे 2003 में जो है पहला ट्राई था जी। तो जहाँ पर मुझे चेस्ट में मैं वहाँ पर आउट हुआ जी। और आउट होने के बाद में फिर 2004 में वापस से मैं चेस्ट में आउट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हष्ट पुष्ट नहीं था, खाने पीना इतना चीज़ें नहीं थी और नहीं इतना मैं इस चीज़ को चेस्ट को एक्सरसाइज करके भी बढ़ाया जा सकता था मगर वो जो है सारी चीज़ें शरीर के ऊपर होता है। आज तो थोड़ा सा जो है फौज ने मुझे अच्छा बना दिया है, हेल्दी बना दिया है, मगर उस समय नहीं था। तो ये सारी जिससे पहले भी कुछ चीज़ें चल रही थी, जैसे 2001 में हमारी संसद पर अटैक हुआ था जी। और उसके बाद 2002 में हमारा देश और जो पड़ोसी मुल्क है उसके पाकिस्तान के बीच में जो है तनाव स्टैंड ऑफ हो चुका था। तो 2001 से 2002 के बीच में तनाव रहा, क्योंकि हमारी संसद पर अटैक था, तो हमने भी उन पर अटैक करने के लिए चीज़ें की थी और स्टैंड ऑफ था हमारे आर्मी का। तो वो खबरें लगातार प्रिंट मीडिया में छपना और उनके विषय में पढ़ना, फिर हमारे जो कारगिल में शहीद हुए थे उन लोगों की कहानियाँ पढ़ना, तो एक अंदर से देखिए एक ऐसे भारतीय होने के नाते और क्यों खून ना खोले जब ऐसे लोगों की वीर योद्धाओं की कहानी सुनी जाए वहाँ पर के, जैसे कि वहाँ पर विक्रम बत्रा साहब हैं, उन्होंने बोला था कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊँगा या तिरंगा लिपट कर आएगा, मगर मैं आऊँगा ज़रूर। तो उनकी बातें ऐसी दिमाग में घुसी और फिर वो चीज़ें चलती रहीं और फिर 2004 का दिन था, 2004 था और मैं भारतीय सेना ज्वाइन कर गया। 2004 से फिर ट्रेनिंग किया, 2005 में कंप्लीट हुई और फिर मुझे कारगिल जाने का मौका मिला। तो ऐसे में जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट आते होंगे, कहीं ना कहीं पुअर फैमिली तो नहीं कह सकते, परिवार कभी पुअर नहीं रहता जी। किसान के परिवार से आते हैं, ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो उनको देख कर क्या आपको लगता है कि जो एक विजय यादव बेटमा का रहने वाला है, क्या उसके अंदर आप महसूस करते हैं खुद को? मैं सबके अंदर ही महसूस करता हूँ। ऐसे मैक्सिमम बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं रोजगार का अवसर पाकर नहीं आते यहाँ पर। आप अभी जाकर किसी भी बालक से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं साहब, आप किसी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी जगह पर जहाँ पर 50 बच्चे इकट्ठे हों और वहाँ जाके सेना की तैयारी कर रहे हो, आप वहाँ जाके प्रश्न पूछ लीजिए साहब कि पेमेंट कितनी मिलेगी, कुछ नहीं पता साहब उन्हें। कुछ नहीं। ये देश की माटी का कमाल इतना तगड़ा है कि इसके लिए मर मिटने के लिए जो जाबाज जो है होते हैं, रणबांकुरे होते हैं, वो कुछ नहीं सोचते जी। वो कुछ नहीं सोचते, बस सोचते हैं कि बस कैसे करके सेना में जाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण उनके। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ देखता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ उन्हें यही पता होता है कि सर कैसे भी करके भारतीय सेना में जाना है, वर्दी पहननी है, और जैसे बात करें और नौकरी की बात करें, खास करके बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि नौकरी पाने के लिए सेना में पैसे दे करके लोग लड़के जाते हैं, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, जो जितने भी लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं और वो जो बोल रहे हैं, तो हाँ वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में इसको सेना को नौकरी समझते हैं। वो क्या करते हैं, एक थोड़ा सा सिंपल सा एक फंडा है, एक कहानी के माध्यम से थोड़ा बताता हूँ, छोटी सी है। 10 लोग जो हैं, 10 लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, 2-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया किसी से, और 3 लोग जो हैं ऑटोमेटिकली अपनी सेना की जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर के थ्रू अपने आप पास हो जाते हैं। तो 2 लाख रुपए जो अपने पास रख लेते हैं और बाकी का जो 7 लोगों का जो पैसा लिया है वो उसे तुरंत वापस दे दिया जाता है। अच्छा। और उससे क्या होता है कि उससे एक विश्वास जनरेट हो जाता है, देखो 3 लोगों का कर दिया है और उनको नहीं पता ना कितने लोगों से पैसा लिया उन्होंने, वो तो अपना पर्सनल एक समझते हैं। तो बोले यार देखो 3 का किया है, अगली बार तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा और ऐसे करके है। तो ऐसे लोग भारतीय सेना में, एक साहब एक बात करूं कि जिसे मैं एक जवान के रूप में रहा, छुट्टी लेने के लिए साहब, अपनी छुट्टी लेने के लिए जो है, जो वहाँ पर अपने सीनियर से, अपने अफसर साहब से जो है, वहाँ पे हम जब छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी हमें समय पे नहीं मिल पाता है, हमारा रिलीवर नहीं मिल पाता है। जहाँ एक व्यक्ति अपनी छुट्टी सेंक्शन नहीं करा पा रहा है, वो आपको सेना में भर्ती करा देगा, बताइए कैसे पॉसिबल हो सकता है चीज़ों के लिए वहाँ पर। अच्छा, ये एक और ये आरोप लगता है कि जिस प्रकार से जो सेना के अंदर तमाम जैसे रैंक होती हैं, लेफ्टिनेंट हो गया, कर्नल हो गया, तमाम ऐसे चली जाती हैं, तो ऐसे में जब जो सिपाही रैंक के उसमें जो सैनिक होते हैं, उनसे बताया जाता है कि जो बड़े अफसर होते हैं उनकी जो बीवियाँ हैं वो घर के सारे काम करवाती है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कई व्यक्ति हैं हमारे इसमें, सेना में भी हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। तो सेना में जो जवान हैं, उस सेना में जवान भी नाना प्रकार के जवान हैं। कई जवानों को एक जैसे देखिए, एक ऑपरेशनल बडी होता है साहब। ऑपरेशनल बडी का मतलब ये होता है कि वो आपके ऑपरेशन बड़े अफसर साहब हैं, उन्हें समय पर हर जगह जाना है,
सब जगह जाना है और सब जगह अपना कार्य करना है, क्योंकि इस चीज़ को मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि साहब मेरे पास में आज इंस्टीट्यूशन है। मैं जो पहले भी समझ में नहीं आता था ये बात। पहले मैं भी आपकी तरह जो मतलब आपको जो बातें सुनाई गई हैं तो मेरे आपकी तरह मैं भी बात सुनकर मैं भी उस चीज़ को सच मानने की कोशिश करता था। मगर जैसे जैसे सारी चीज़ें पिक्चर मैंने 2005 से जब मैं सेना में था और 2022 तक मैं जब इस पूरे टर्नओवर को मैंने कंप्लीट किया है, तो इस पूरे टर्नओवर में मुझे समझ में ये आया आज इंस्टीट्यूशन बनाने के बाद कि ऐसा देखिए कार्य तो करना पड़ेगा साहब, कार्य कोई कुछ ना कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा। वो अफसर साहब जो है अपना सब्जी लाकर यदि आपने घर पर दे दिया है, अफसर साहब का सब्जी लाके दे दिया है, जैसे कई लोग आरोप लगाते हैं कि कपड़े तक धुलवा देते हैं और कहीं ना कहीं बूट पॉलिश से लगाकर तमाम ऐसे आरोप जो लगते रहते हैं, ये क्या इसमें कुछ सच्चाई है इस प्रकार की? जैसे मैं आप अभी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वहाँ पर, मुझे बताइए कि हम जो परिवार में जब रहते हैं तो कोई है ऐसा, कोई लेडीज़ ऐसा होगा, यहाँ पर भी नहीं बड़े स्तर पर भी हम सोचते हैं कि अपने जो है पर्सनल कपड़े जो होते हैं वो किसी अन्य को हाथ में पकड़ा दें। साहब उनकी पेमेंट जो है 2-2 लाख रुपए तक है। वॉशिंग मशीन जो है बड़े ऑटोमेटिक खरीद सकते हैं वो, जिसमें सिर्फ करना इतना ही है कि यहाँ से उठाना है और डालना है, ऑटोमेटिकली वो जो है आधे घंटे में 1 घंटे में वो सुखा कर बाहर कर देती है, और कई तो प्रेस करके भी टाइप दे देती है वहाँ पर। तो वो इतने महंगे जो मतलब इतना बड़ा सैलरी लेने वाले लोग जो हैं वो क्या वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकते? तो ये कपड़े धुलाने वाली बात तो जो है जो मैं इतने इसको दुष्प्रचार किया जाता है। हाँ, दुष्प्रचार किया जाता है। हाँ, आर्मी वर्दी दे रहे हैं क्योंकि आर्मी वर्दी एक थोड़ी सी उसकी बड़े अफसर है, उसकी टशन वाली बात होती है तो उसे दिया जा रहा है, तो वो उठाकर वो लॉन्ड्री में दी जाती है। बड़ी बड़ी लॉन्ड्री है साहब हमारे यहाँ पर, आप जाकर अभी किसी भी सेना के संस्थान में जाएंगे तो अच्छा महंगा लॉन्ड्री बनाया हुआ है वहाँ पर। पहले से यहीं से ही जो वॉशरमैन भर्ती होते हैं, वॉशरमैन वहाँ पर जो है वर्दी प्रेस करके देता है और जो बड़ी होता है वो लाकर घर पर दे देता है। तो इतना ही काम होता है। मगर देखिए साहब होता ये है कि अब उसको उस व्यक्ति वो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार से सोचता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति सही भी हो, वो किसी पर मैं बोल रहा हूँ ना कि सब सही होते हैं क्या? सभी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो कहीं एक आध जगह ऐसा हो गया होगा मामला, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। अच्छा, ऐसे में जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल मामला था। कहीं ना कहीं अब मीडिया के माध्यम से देखें, चाहे नेशनल टीवीज़ के माध्यम से देखें, तो सुलझता हुआ दिख रहा है जी। तो पहले के जम्मू कश्मीर में और अब के जम्मू कश्मीर में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जब कह सकते हैं कि जो 370 जब से हट गई है या 370 के पहले का और अब में क्या फ़र्क दिखता है? जैसे कि 2019 के और 20 में जो बहुत सारे बदलाव हुए वहाँ पर, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी होने वाला है जी। तो धारा 370 का हटना, तो वहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक था। उस मास्टर स्ट्रोक के साथ में एक जो है बहुत बड़ा जो बदलाव जो हुआ है उसे केंद्रीय मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा हो गया केंद्र सरकार के लिए जी। तो उसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाना, ये बहुत बड़ा जो है एक टर्निंग पॉइंट था। रीज़न क्या है उसके पीछे साहब? धारा 370 हटने से कुछ वहाँ पे इतना बड़ा चेंज नहीं आता जी। अब वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाने से हुआ ये है कि वहाँ पर जब भी आतंकवादी पकड़ा जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे चोर भी पकड़ लेते हैं तो या कुछ और गुंडे भी पकड़ लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी न किसी की छत्र छाया रहती है। ऐसा उनके ऊपर भी रहती थी जी। तो अब उसको क्या करते हैं, यदि हमें ज़्यादा डाउट है, इसके ऊपर शंका है, तो वो हमारी जांच एजेंसियाँ जो हैं उसके माध्यम से उसे तुरंत दिल्ली, कोलकाता कहीं पर भी हम उसे लेकर तुरंत आ सकते हैं। तो ये उन्हें डर लग चुका है, वहाँ के जो लोग थे, अलगाववादी नेता थे, उन्हें डर होता है कि कहीं ना कहीं यदि हम भी पकड़े गए तो हमें तुरंत यहाँ नहीं डाला जाएगा, यहाँ तो हम छूट जाएंगे कैसे न कैसे करके, कुछ न कुछ वकील करके वहाँ की ही सारी अदालतें रहेंगी, वहीं के लोग रहेंगे, वहीं के रहेंगे, तो वहाँ से हम कैसे न करके छूट जाएंगे। पर उन्हें ये डर है कि आप कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में दिल्ली लाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मुश्किलें ये हो। अच्छा, ऐसे में और बताया जाता है सेना के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए वहाँ से कि रेपिस्ट होते हैं, और जिस प्रकार से ये कर्फ्यू लगा करके वहाँ के कश्मीरी के लोग हैं, हाँ, जो कश्मीर में रहने वाले हैं, उनके साथ में सेना के जवान जो है उन्होंने रेप किया और तमाम ऐसी चीज़ें, उस पर आप क्या? देखिए, ऐसे जो हैं वो उनका जो बोलने वाले हैं वो एक पॉलिटिकल लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाना था। तो ऐसे पॉलिटिकल लोग जो सेना में, जैसे आप मैंने वर्दी पहना है और वर्दी बड़े शान से पहना है, आसाम में जो NDAB उल्फा के आतंकवादी थे उनके खिलाफ मैं वहाँ पर लड़ा। साथ ही साथ में राष्ट्रीय राइफल के माध्यम से कश्मीर में आके लड़ा, और मेरी यूनिट भी वहाँ पे पोस्टेड रही, 2 बार पोस्टेड रही, तो मैं 2 बार वहाँ पे जाके किया ये सारी चीज़ें। और मैं लोगों से मिला,
जी। वहाँ से रिहैबिलिटेशन के लिए हम जाते थे, दवाइयाँ बांटने जाते थे, सब कुछ करने जाते थे। अब होता ये है कि आज आप भी देखिए कि कोई व्यक्ति जब वहाँ पर थोड़ी सी अनुशासन जब करता है, आपके ऊपर अनुशासन बनाता है, तो यहाँ पर जो लोग जैसे पुलिस हैं वो अनुशासन जब करती हैं, आप रैली निकाल रहे हैं तो वहाँ पर लोग पुलिस को गालियाँ देते हैं। रीज़न इसके पीछे है कि वो अनुशासन में रख रहा है हमें, और कोई व्यक्ति अनुशासन में रहना नहीं चाहता है। अब वहाँ पर हुआ ये कि 90 के माध्यम 90 जो 1990 था, 1990 में जो जितने भी ऑपरेशन हुए वहाँ पर, तो ऑपरेशन हुए तो वहाँ पर भूमिका जो है वहाँ पर आप आज भी देखेंगे जाकर, जितने भी जैसे बुरहान वानी बहुत बड़ा नाम है टेररिस्ट में, तो उन्होंने बड़ा नाम बना दिया वहाँ पर। अब वो था कौन? पाकिस्तानी तो था नहीं, वो था हमारे ही देश का बालक था। तो ऐसे उसको बालक को बरगला कर, तो ऐसे जो बाउंड्रीज के ऊपर लोग रहते हैं, जो गुज्जर्स रहते हैं या जो और भी अन्य जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उन्हें उनके बच्चों को बरगला कर वहाँ पे आतंकवादी बनाया जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, माता पिता तो माता पिता ठहरे, तो वो उनको अपने पास में शय दे देते हैं, और वो पूरा एनवायरनमेंट जो है, हाँ, तो गांव जो है उसको बचाने के लिए आ जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ती थी, तो शक्ति करते थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर आरोप इल्जाम लगा देते थे अपने बच्चे को बचाने के लिए। ये इल्जाम है मतलब? जी साहब, कुल मिला जुला के ये सच्चाई है दोस्तों जी। और ऐसे में ये बताइए कि अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है, सेना जो है, और कहीं ना कहीं जैसे पहले बताया जाता था कि आधुनिक जो हथियार हैं, आधुनिक यूनिफॉर्म है, चाहे कह सकते हैं कि जो प्रूफ जैकेट्स हैं, ये सारी सुविधाएं पहले नहीं मुहैया होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं 2014 के बाद में कुछ बदलाव हुआ। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, हम जो है भारतीय सेना समय समय पर हम पॉलिटिकली थोड़े कम और जो है अंदर से सेल्फ इंडिजिनियस हैं, खुद से डिसीजन खुद लेते हैं हमारी सेना को मजबूत करने के लिए। और थ्रेड्स भी, ऐसा नहीं है हमारा सिस्टम नहीं है, हमारे पास में खूब हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, हमारी सब कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम पूरा अंदर भी है, आर्मी के अंदर भी है। तो वो समय समय पर हमें बताते रहता है कि किस चीज़ के लिए हमें परिपक्व होना है। हमारे बड़े अफसर्स जो हैं वो उस प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। और जैसे कि हमें अंदाज़ा था कि ऐसा कोई अटैक होगा, ऐसी कोई चीज़ें होंगी, तो हमने 1988 में बोफोर्स का परचेस किया जी। और वो कारगिल के युद्ध में खूब काम आई, और वहाँ पे जो है तुर्क के इक्के की तरह, क्योंकि हम पहाड़ी पे चढ़ नहीं सकते थे, यदि वो बोफोर्स वहाँ पे वन जो थी उनने वहाँ पर उस पर अच्छे से वर्क किया। तो ऐसी ही चीज़ें जो हम समय समय पर परचेस करते रहते हैं। और हाँ, अभी जो है काफ़ी थोड़ा सा जो हमारा देश के अंदर खुद से बनाने की जो प्रक्रिया आई है, यहाँ पर मेक इन इंडिया जो बनाने की प्रक्रिया आई है, वो थोड़ी सी मुझे थोड़े बेटर लगती है कि यदि हम बनाते हैं किसी चीज़ को तो हम ज़्यादा बनाएंगे, एक की जगह दो बनाएंगे। वहाँ पर टेक्नोलॉजी हमें पता रहेगी जी। हमारा DRDO इसके ऊपर जो है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी वर्क कर रहा है इस चीज़ों के ऊपर। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी ड्रोन वॉरफेयर की एक चिंता सता रही है कि जैसे आजकल जो जितनी भी ड्रोन के माध्यम से हमले हो जाएंगे, ई-कॉमर्स सैनिकों के विरुद्ध में आवाज़ उठा देते हैं कि कहना उनका यही रहता है कि ये पैसे के लिए जाते हैं, पैसे के लालच में जाते हैं। तो ऐसे में विजय जी क्या कहते हैं, विजय सर का क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए जो सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं? और सेना से आप हमने देखा भी जिस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी सुबह 4 बजे से लगा करके रात के 9-10 बजे तक पूरी तरीके से आर्मी लाइफ जी रहा है, मात्र महज 16-17 साल की उम्र से। और ऐसे में जब उनके ऊपर इस प्रकार की उंगलियाँ उठती हैं तो क्या कहेंगे उसको? सबसे पहले तो मैं उनकी जो पुण्य आत्माएं ऐसा बात करती हैं उनको, उनकी जो आत्मा को मतलब उनके वो श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे लोगों को मैं मन में सोचता हूँ कि इनका मन जो है, उनका हाँ हृदय जो है दोनों मर चुका है। सेना को वही इंसान मैं मतलब बताऊं वहाँ पर जो या तो देश के विषय में अच्छा सोचता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पहला देश के विषय में बहुत ज़्यादा सोचता है, दूसरा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तीसरा यदि उसका बेटा बेटी या अन्य कोई परिवार के अंदर सेना के अंदर है तो ऐसे लोग जो सेना की परिभाषा को बहुत अच्छे से वहाँ पर बता सकते हैं, मतलब अच्छे से बता सकते हैं। जैसे कि आपने आपका जो समरस भारत आपका चैनल है, आपने उसमें राष्ट्र सर्वोपरि आपका है, नेशन फर्स्ट का एक नारा है, उस नारे को आपने बुलंद करते हैं, ऑलवेज आपके दिमाग में भी वही रहता है। ऐसे लोग जो ऐसे सारे लोग हैं, ऐसे लोग यदि हमें कुछ बात बताते हैं, उन विचार करते हैं, उसके ऊपर उसका मतलब कुछ बोलते हैं तो वो सब वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। मगर ऐसे लोग जिनका परिवार में कोई फौज में नहीं है,
जिन्हें ये नहीं पता है कि एकदम जो है सियाचिन के यहाँ पर जब जाते हैं तो -30 डिग्री पर बैठा हुआ जवान जब 10 महीने ही रहता है वहाँ पर, 10 महीने में जब आता है तो थोड़ी सी फ्रॉस्ट बाइट होने के कारण, बर्फ से कटने के कारण उसे यहाँ से उंगली काटनी पड़ती है साहब। और वो थोड़ा सा इसी दिमाग में रहता है, उसे कोई दुनिया से मतलब नहीं रहता है, मतलब काट दो साहब, काट दो, देश के लिए काट दो साहब, क्या करना है वहाँ पर, मैं बचूंगा और देश के लिए और काम करूँगा। करते हैं कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय होकर, कहीं ना कहीं सारी जो दूसरी एम्प्लॉयड होते हैं अपने सेना में आते हैं, फिर सेना के लिए वापस कार्य करते हैं। ये जज्बा आपने देखा होगा, उस कारगिल के अंदर दोनों टांग तक कट चुकी हैं हमारे जो वीर योद्धाओं की। और आप देखते हैं कि श्री योगेंद्र यादव जी जैसे जो हैं, उन्हें वो अपनी गोलियां बताते हैं पेट के यहाँ पर, कई व्यक्ति जो हैं, और उनका भी मेरा वीर योद्धाओं का ऐसे बताए जाते हैं कि इनके यहाँ पे गोलियां अभी तक फंसी हुई हैं जी, और वो जीवित रहे और उन्होंने फिर भी देश के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपने अंदर जो कर सकते थे, उन्होंने लास्ट समय तक किया। साहब एक जैसे आप मंदिर जाइए तो हमारे नज़दीक में उज्जैन महाकाल है, वहाँ पर जब अंदर घुसते हैं तो एक वहाँ का एक ऑरा होता है, ब्लूटूथ जोन करके होता है, जिसमें आप जाकर भक्तिमय हो जाते हैं। केदारनाथ जाते हैं आप, वहाँ पर सोमनाथ जी जाते हैं तो आप वहाँ पर एक होता है, एक फौजी से मिलिए साहब, जो ट्रू फौजी है वहाँ पर, उसका एक ऑरा जो आपके पास में लगेगा, आपको भी सीना चौड़ा करने के लिए जब उससे आप बात करेंगे तो बात ऐसा लगे कि बात करते ही रहें उससे। ये जज्बा जो है, ये मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि जब एक सामने वहां पर आवाज आ रही है, फटक 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 आवाज आ रही है कि ऊपर जो है पेड़ के ऊपर गोलियां लग रही हैं और घुस रही, खचक खचक करके घुस रही हैं, और यही गोली यदि यहाँ सीने में घुसेगी तो पीछे इतना बड़ा छेद कर देगी। AK-47 की जो राउंड है उसमें उसी आवाज़ को सुनने के बाद भी उसके नज़दीक में जब जाकर मेरे सीनियर हैं जैसे कि 35 RR से, राष्ट्रीय राइफल से हंगपंग दादा, जिनमें में मतलब पूरी भारतीय सेना उन्हें मतलब अशोक चक्र में मिला है, तो भारतीय सेना उनके मतलब उन्हें वही संस्कार दिया है जो मुझे भी दिया था वहाँ पर, और उन्होंने संस्कार को पूरा कंप्लीट करके वहाँ बिल्कुल उस आतंकवादी आगे भाग रहा है, वो पीछे भाग रहे हैं, और उन्हें ये भी शंका नहीं कि ये AK-47 जो उसके हाथ में है उसका जब राउंड लगेगा तो पीछे इतना बड़ा छेद होगा और उसी वक्त आवाज़ आएगी और वो ऊपर चले जाएंगे। मगर उसका ना करते हुए वो वहाँ पर लड़ता है, राष्ट्र के लिए लड़ता है। अपने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी जो पढ़ाई कर रही है उसका क्या होगा। ऐसे लोग कलकत्ता के अंदर जो रेप केस होता है, ऐसे लोग जो यहाँ पैदा हो रहे हैं, वो न्यूज़ पे देख रहा है, मगर उसकी बेटी भी है, वो उसकी बेटी की परवाह नहीं करता कि चलो अब ऐसे लोग हैं तो क्या करें, अब देश संभालेगा मेरी बेटी को, वहाँ पर मैं देश के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर, और बिना किसी देरी के कोई भी सोच समझ नहीं करते, कूद पड़ते हैं वहाँ पर उसे उनको मारने के लिए। ऐसे रणबांकुरों के ऊपर यदि कोई प्रश्न उठाता है साहब तो आप जो है मेरी समझ से परे है, और फिर मैं मन और हृदय से उन्हें उनकी आत्मा को शांति देता हूँ। शांति देते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आपने एक लंबा समय आर्मी के अंदर बिताया है, और जिस प्रकार से आप रिटायर होकर के अब कहीं ना कहीं फिर से आर्मी का ही जीवन जी रहे हैं एक प्रकार से देखा जाए जी, और तैयार कर रहे हैं देश के लिए ऐसे रणबांकुरों के लिए ताकि जो देश की हिफाजत कर सकें। तो ऐसे में ये बताइए कि कितना टफ होता है आर्मी की लाइफ में, या आर्मी का जीवन चर्या जब आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद से क्या प्रोसेस कुछ? सब ये एक बड़ा ही अच्छा एक प्रश्न था, क्योंकि इस प्रश्न को सबको समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सभी जितने भी लोग हैं उन्हें समझना चाहिए। एक तो कम उम्र होती है, 17 वर्ष 17.5 वर्ष में आप सेना में जा रहे हैं, और एक मेरे जैसा बंदा भी है वहाँ पर जो कि रिटायर्ड होने वाला है। तो अब जो सेना की नज़र कैसे होती है साहब, सेना बड़ा फनी सा एक अब ये थोड़ी फनी सी रहेगी बात। सेना जब अपना चश्मा लगा के देखती है उस व्यक्ति को, एक मतलब मैं आपको सिर्फ दृष्टिकोण बता रहा हूँ, मतलब सेना का दृष्टिकोण, वो दोनों को बराबर देखती है। बोले इसने इतना जम मारा तो आपको भी इतना जम मारना है, बराबर। और यदि ये सेना वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आपको भी उतने समय पे चढ़ना है, उसको भी उतने समय चढ़ना है। मगर आपको सब एक अंदर वाली बात बताऊं कि सेना में जब जाते हैं तो नया जवान जो है वो चलता तो है, चढ़ रहा है, वहाँ पर जोश है उसके पास, सब कुछ है, मगर पहाड़ी पर जो परचम जहाँ पे लहराना है या जहाँ पोस्ट पे पहुँचना है, तो वहाँ पे पुराना व्यक्ति वो जो दृष्टिकोण है कि यंगस्टर को और सभी जो लोगों को एक साथ देखा जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उन्हें अपने आप को हर बार साबित करना पड़ता है। और
एज का भी एक सवाल होता है, क्योंकि यंग एज में खूब भगाया जाता है आर्मी के अंदर, कोई देखा नहीं जाता है वहाँ पर। BPT जो बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है हमारा, तो वो वेपन के साथ भागना दौड़ना वो बिल्कुल लगे रहता है, और यंगस्टर में जब होते हैं तो खूब भगाया जाता है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत एक शरीर के लिए एक मतलब चैलेंज होता है कि कैसे उसे वहाँ पर किया जाए। तो ये एक चैलेंजिंग एक रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही चैलेंज रहता है मतलब। जी जी।